जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पिछली दफ़ा तक हमने यहाँ पे किया था और ये डेट मेंशन्ड है यहाँ पे 30 जनवरी। और अभी जो हम शुरू करते हैं चैप्टर 12 यहाँ से हम शुरू करते हैं। और ठीक है, मैं थोड़ी देर में अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि फिर ये है कि अच्छा, चैप्टर 12 एक तरह से ये कंटिन्यूएशन है चैप्टर 1 की। जिस जिस कॉन्सेप्ट से हमने जो है ना अपना चैप्टर 1 एंड किया है, तो ये वहाँ से कंटिन्यूएशन है। लेकिन यहाँ पे आपके पास सारा जो एनालिसिस है वो मैथमेटिकल एनालिसिस, वो ग्राफिकल एनालिसिस है और ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर हम जो सॉल्यूशंस हमने इस्टेब्लिश किए थे वो हम उनको आइट्रेट करके देख रहे थे। मतलब जैसे ये बिल्कुल आखिरी एग्जाम्पल थी इसके अंदर, ये आउल्स और हॉक्स वाले। मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम की इक्वेशंस को देख के हम कुछ डिड्यूस नहीं कर सकते थे। हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, हम इनको प्लॉट कर रहे थे। मतलब इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट हम ज़रूर निकाल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो बाकी इसका बिहेवियर था वो हम मतलब ये कि आइट्रेटिव प्रोसीजर के थ्रू हम प्लॉट कर रहे थे रिजल्ट्स को, और फिर हम उसको स्टडी कर रहे थे और फिर हम क्लासिफाई कर रहे थे मतलब ये कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये कि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम एनालाइज करेंगे सिस्टम्स को चैप्टर 12 के अंदर, और स्टडी हम इन्हीं सिस्टम्स को कर रहे हैं। तो वील बिगिन interactive solutions. Interactive situations occur in the study of economics, ecology, electrical circuits, mechanical systems, celestial mechanics, control systems and so forth. मतलब ये है कि आपके पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस या डायनेमिकल सिस्टम्स आपके पास ये बहुत मतलब ये है कि डिफरेंट एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इनकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। अच्छा, for example, the study of the dynamics of population growth of various plants and animals is an important ecological application of the mathematics. ये कितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। और different species interact in a variety of ways. One animal may serve as the primary food source for another. जो predator prey का मॉडल होता है, जैसे अभी ये हॉक्स और आउल के अंदर भी था, commonly referred to as a predator prey relationship. और that is, two species may depend on one another for mutual support, such as bees using a plant's nectar as food while simultaneously pollinating that plant. Such a relationship is referred to as mutualism. तो ये कि आपके पास ये पहला वाला जो आपके पास है जो प्रेडेटर प्रे मॉडल है कि आपके पास एक जो है स्पीशीज कम होती है, दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी कम होती है, पहली बढ़ जाती है। और सेकंड आपके पास म्यूचुअलिज्म है कि बोथ ऑफ देम आर सपोर्टिंग वन अनदर। Or another possibility occurs when two or more species compete against one another for a common food source or even compete for survival. तो मतलब ये है कि कॉमन फूड सोर्स पे आप जो है ना मतलब दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं होती है। मतलब ये है कि प्रेडेटर प्रे वाला रिलेशनशिप तो उनमें नहीं होता है, लेकिन ये कि आपके पास दे हैव अ कॉमन फूड सोर्स एंड और वही जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो उनमें से बेस्ट स्पीशीज होगी वो सर्वाइव कर जाएगी, बाकी मतलब आपके पास सर्वाइव नहीं करेगा। In this chapter, we develop some elementary models to explain these interactive situations, and we analyze the models using graphical techniques. तो यहाँ पर एक important चीज़ ये है इस चैप्टर के अंदर कि हम मॉडल्स डेवलप करेंगे, जैसे हम पहले भी हमने मॉडल्स डेवलप किए चैप्टर 1 के अंदर, लेकिन यहाँ पे we'll use the graphical analysis, graphical techniques to analyze the behavior of the system, the behavior of the dynamical system, और उसके बारे में मतलब ये कि deduce करना information. In modeling interactive situations involving the dynamics of population growth, we are interested in the answers to certain questions concerning the species under investigation. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि उसने स्पीशीज को ले लिया, हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखें तो वहाँ पे हमारे पास लेट सपोज हमारे पास RLC सर्किट है, ये हमारे पास ऑप एम्प्स हैं। तो ये कि उसके अंदर भी आपके पास जो इंट्रैक्शंस हैं बिटवीन द वोल्टेज करंट बिटवीन द डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट्स, तो वो सब आप इस तरह एनालाइज कर सकते हैं। बिकॉज मतलब ये कि ये आपके पास दे कैन बी मॉडल यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया जाता है इस चैप्टर के अंदर, और इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बहुत जगह इसको अप्लाई आप कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को जो यहाँ पे आप सीखेंगे इंशाल्लाह। For instance, will one species eventually dominate the other and drive it to extinction? ये भी आगे हम देखेंगे कि भाई मतलब इक्विलिब्रियम किस तरह का इक्विलिब्रियम बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। Can the species coexist? If so, will their populations reach equilibrium levels or will they vary in some predictable fashion?
Moreover, how sensitive are the answers to the preceding questions relative to the initial population? कि आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन का कितना मेजर इम्पैक्ट है या पे, और टू एक्सटर्नल पर्टर्बेशंस सच एज नेचुरल डिजास्टर्स आपके पास हो गए, या डेवलपमेंट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड द लाइक। तो ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे कि हम ग्राफिकली इसको एनालाइज करेंगे विदाउट आइट्रेटिवली बिल्डिंग अप द सोल्यूशन। न्यूमेरिकल टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम मतलब ये ग्राफिकल एनालिसिस की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सिस्टम का क्या बिहेवियर है, और फिर इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे कि भाई ग्राफिकल मेथड्स की क्या लिमिटेशंस है। बिकॉज वी आर मॉडलिंग द rates of change with respect to time, the models invariably involve differential equations or in a discrete analysis a difference equation। तो सीधी बात है, रेट ऑफ चेंज की हम बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है उसके अंदर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन होगी। तो हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को करेंगे, लेकिन इक्वली ये एप्लीकेबल है फॉर डिफरेंस इक्वेशंस, फॉर सेट ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। Even with very simple assumptions, these equations are often non-linear and generally cannot be solved analytically, although numerical techniques exist। ये बात चैप्टर 1 में काफ़ी दफ़ा गुजर चुकी है कि हमारे पास अगर एक नॉन लीनियर एक हाईली नॉन लीनियर सिस्टम बन गया, अब ये है कि हमने मॉडल किया एक हाईली नॉन लीनियर सिस्टम बन गया है, अब ये है कि यहाँ पर हमको जब उसको एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो वी नीड अ क्लोज फॉर्म सोल्यूशन। जो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन आपके पास है वो बहुत दफ़ा ऑब्टेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब आपके पास, लेट मी राइट है, आई हैव नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर मुझे इसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन या फिर एनालिटिकल क्लोज फॉर्म सोल्यूशन या एनालिटिकल सोल्यूशन ये ऑब्टेन करना फॉर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये है कि जो इसकी ऑल्टरनेट अप्रोच है, दैट आर न्यूमेरिकल टेक्निक्स, जिसकी मदद से हम जो है ना सोल्यूशन को एनालाइज करते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात ये कह रहा है कि जी अगर हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्निक्स का मतलब है कि यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व द सिस्टम। अगर हमारे पास सिस्टम मौजूद है, एक नॉन लीनियर सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, हमारे पास लेट्स सपोज क्लोज फॉर्म सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और न्यूमेरिकल टेक्निक हम फॉर सम रीजन यूज नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ए प्रायरी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए सिस्टम के बारे में कि भाई इसके बिहेवियर के बारे में, तो वो क्या टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं। अच्छा, nevertheless, even with very simple assumptions, these equations are often non-linear. Most of the case non-linear होती हैं, लेकिन ये है कि हम उनको लीनियराइज कर देते हैं। हम लीनियराइज करके फिर हमारे पास स्टैंडर्ड अपनी मैथ्स उस पर अप्लाई हम कर सकते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, व्हाट वी डू इज दैट वी लीनियराइज देम। जो आप में से जिन्होंने डिफरेंट कोर्सेज पढ़े हुए होंगे उनको इस कॉन्सेप्ट का अंदाजा होगा। वी लीनियराइज द सिस्टम, व्हेन वी लीनियराइज द सिस्टम तो हमारे पास नाउ व्हाट वी हैव अ टोटली डिफरेंट सिस्टम विच इज अ लीनियर सिस्टम, और इस पर सारी जो मैथ्स है, स्टैंडर्ड मैथ्स, वो आपके पास सारे वो इस पर अप्लाई हो जाती है। और ये है कि व्हेन वी कैन डिड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज सिस्टम्स अगर हम लीनियराइज कर दें। ये जो पिछले सेमेस्टर मैंने कोर्स पढ़ा है वो यही लीनियर सिस्टम्स के बारे में था। तो इट्स अ बिग एरिया, ठीक है। लेकिन हम अभी जो बात करें स्पेसिफिकली कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम लीनियराइज नहीं करना चाह रहे फॉर सम रीजंस, और हमारा क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं बन सकता क्योंकि बहुत डिफिकल्ट इक्वेशंस हैं, और न्यूमेरिकल टेक्निक पे हम जाना नहीं चाह रहे, कंप्यूटेशन रिसोर्स को भी हम बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ उसके बारे में जो है ना मतलब ये कि रिड्यूस करना चाह रहे हैं सिस्टम्स के बारे में। नेवरदलेस, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल्स कैन ऑफन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल ग्राफिकल एनालिसिस और लिमिटेड टू सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। ये हमारे पास मतलब सेकंड ऑर्डर इवन थर्ड ऑर्डर, मतलब ये कि उसमें भी मतलब आप कुछ ना कुछ मतलब सिस्टम्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जी हमारे पास वी आर इंटरेस्टेड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल्स, और ये कि वो हम कोई ग्राफिकल एनालिसिस हमारे पास जो अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बारे में कुछ हम बिहेवियर उसके बारे में मतलब ये कि हम बता सकते हैं सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा।
We will demonstrate how graphical analysis can be used to answer questions such as those posed in the preceding paragraphs. मतलब graphical analysis से हम ये बता सकते हैं कि initial condition का कितना major impact है, या फिर हमारे पास disturbance अगर आ जाती है सिस्टम के अंदर तो उसका कितना major impact होता है. ये सब चीज़ें ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, तो ये सारी बातों का जवाब हम ग्राफिकल एनालिसिस से दे सकते हैं. We'll also point out limitations for such an analysis and conditions requiring more sophisticated mathematical analysis. वो हम आगे देखेंगे कि जब उन चीज़ों का कि उसकी लिमिटेशन क्या है, किस जगह पे वो फेल हो जाता है, और फिर हम किस जगह जो है ना मतलब ये कि फिर और एडवांस टेक्निक क्या हैं. We have 12.1 the graphical solutions of autonomous systems of first order differential equations. अच्छा, ये यहाँ पे उसने जब शुरू किया था इस चैप्टर को इस बुक में, तो वो जुमला लिखा था, मैंने जानबूझ के वो जुमला इसलिए कॉपी कर दिया है कि ऐसा ना हो कि आप समझें कि भाई ये बैकग्राउंड मटेरियल तो हमारे पास है नहीं, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें. इसने यहाँ पे जो बात लिखी है इन चैप्टर 11, मतलब इस बुक का चैप्टर 11, द डिफरेंशियल इक्वेशंस दे वर सॉल्व्ड बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग देम. मतलब ये चैप्टर 11 में दिखाया गया. तो ये ब्लू में मैंने लिखा है कि यू मस्ट हैव दिस नॉलेज फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज. तो ये बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है कि आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, या आपके पास नॉर्मल इंटीग्रेशन से, तो वो आप सबने अंडरग्रेड में ही पढ़ा होगा, और इवन अपने मतलब ये कि इंटर में, ए लेवल्स में, अपने एफएससीज के अंदर भी ज़रूर इस चीज़ को देखा होगा. तो वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, टाइम होगा तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह. लेकिन हमारा मेन अभी एम ये है कि वो आप ग्राफिकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करना. Usually, however, it is not so easy to solve a system of differential equations. Even अगर आपके पास लीनियर सिस्टम इक्वेशन, लीनियर आपके पास है, ODEs है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उसमें भी जिनको आप मतलब आप में से जिनकी अच्छी नॉलेज है, जिनको जहन में होगा, अगर आपके पास जो इनपुट फंक्शन, जो परटर्बेशन फंक्शन होता है, अगर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब एक जो मेजर एरिया है, या फिर तो आप भाई लेप्लास लेके उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें. लेकिन अगर आप लेप्लास में की बात नहीं कर रहे, आप सिंपल मतलब टाइम डोमेन में रहना चाह रहे हैं, तब आपके पास जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना वो एक चैलेंजिंग जॉब बन जाता है. मैं उस डिटेल्स में नहीं जाता. आप में से जिनको आइडिया, अच्छी बात है, जिनको आइडिया नहीं है तो मेरा भी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो. अच्छा, usually however it is not so easy to solve a system of differential equations. अच्छा, यहाँ पे बार बार जो सिस्टम्स का लव यूज कर रहे हैं ना, सिस्टम का, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. ये सिस्टम का मतलब आपके पास 2, 3, 4, 5 आपके पास जो है ना वो इक्वेशंस हैं जिनको ये सॉल्व कर रहा है. अच्छा, in fact it is rare that we can find an analytic solution when the equations are non-linear. ये बार बार इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा है कि नॉन लीनियर के केस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग. ऑल्दो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड्स एग्जिस्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की जो एक बहुत बड़ी फील्ड है उसका मेजर रीजन यही है कि आपके पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस होते नहीं हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, दुनिया की अक्सर चीज़ें नॉन लीनियर हैं, तो ये है कि फिर ये है कि वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स लाजमन यूज़ करनी पड़ती हैं. Therefore, it is worthwhile to consider qualitative graphical analysis for solutions to a system of differential equations analogous to our development for single equations. तो single equations का पहले इसने चैप्टर 11 के अंदर डिस्कस किया, जो कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. यहाँ पे आप समझ जाओगे तो वो भी इतना मुश्किल नहीं होगा. We restrict our discussion to special systems involving only two first order differential equations. तो यहाँ पे इसने यहाँ पे एक कंडीशन उसने एक्सप्लेन की कि जी हमारे पास हम बात कर रहे हैं, मतलब ये मैकेनिज्म क्या चीज़ है कि जी आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको हमने कन्वर्ट किया आपके पास टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर. तो हम इन तरह के सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जो कि बहुत वाइडली एप्लीकेबल है. तो वो कहता है कि हम अभी जो डिस्कशन अपना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो करें, वी रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू स्पेशल सिस्टम्स. ये दे आर वेरी स्पेशल सिस्टम्स, मतलब ये कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स है, स्पेशल सिस्टम्स इन्वॉल्विंग ओनली टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उसमें अपने आप को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. और ये जो दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, हो सकता है ये दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मतलब मेथड से ड्राइव की गई हो सकता है कि ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो, उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया हो दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर. ठीक है, आगे एग्जांपल्स आएंगी, आप समझ जाओगे ये बातें क्या हैं.
अच्छा, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, अब यहाँ से हम डिस्कशन शुरू करते हैं अपना, थोड़ा सा हम अब मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं प्रॉब्लम को। पहले हम मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बताते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि वो डेफिनेशंस क्या हैं, और फिर उसके बाद ये है कि फिर हम एक एग्जाम्पल सिस्टम्स लेते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, और फिर उनका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। द सिस्टम dx by dt is equal to fxy और dy by dt is equal to gxy, तो ये आपके पास इज कॉल्ड एन ऑटोनॉमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर मैं एक एक चीज को आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं बिकॉज यू हैव रेट ऑफ चेंज dx by dt और dy by dt, और आपके पास सिस्टम इसलिए कहा इसने कि आपके पास ये है कि यू हैव टू इक्वेशंस which are related to one another, मतलब in a way dx is a function of x and y and dy is also a function of x and y, so if x and y changes it has an impact on dx by dt and dy by dt as well, तो आप ये दोनों related हैं, तो that's why we call it a system। अगर आपके पास ऐसा नहीं होता, अगर आपके पास यहाँ पर मैं लिखा होता dx by dt is related to x z और dy by dt is related to y m, मतलब कोई और फंक्शंस हैं, देन ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब आपके पास ये है कि the variables are related to one another। ये हो गया। अच्छा, ऑटोनॉमस, तीसरी पहली बात तो ये हो गई थी कि आपके पास ये डिफरेंशियल का लफ्ज क्यों लिखा हुआ है, और दूसरा ये कि सिस्टम क्यों लिखा हुआ है, और तीसरा ये है कि आपके पास ऑटोनॉमस क्यों लिखा हुआ है, कि ऑटोनॉमस का क्या मतलब है। यहाँ पे ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ये टाइम एक्सप्लिसिट, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है यहाँ पे। मतलब उसका क्या मतलब बनता है यहाँ पे, इन सच अ सिस्टम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी इज एब्सेंट। उसने लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, दैट इज टी डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 12.1। यानी अगर आपके पास नॉन ऑटोनॉमस सिस्टम की मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं, तो उसका इस तरह करके होगा dx by dt is a function of x, y and t। t explicitly comes over here in non autonomous systems, ठीक है, तो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस सिस्टम्स की। यहाँ पे टी पे स्पेसिफिक डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो टी डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 12.1। To emphasize the physical significance of autonomous systems, think of the independent variable time t as denoting time and the dependent variable as giving position xy in the Cartesian plane। तो वो यहाँ पे कहता है कि dx by dt के rate of change of a particle or moving in the xy plane। अब ये आपकी उसकी जो पोजीशन है, आपके पास उसकी xy पोजीशन जो आपके पास है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, और ये कि वो xy पोजीशन ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन टाइम t, और आपके पास लेकिन यहाँ पे टाइम t नहीं आ रहा। इसकी ट्रेजेक्टरीज जब बनती हैं तो उसके अंदर टाइम स्पेसिफिकली आता है, मतलब जो इनके सॉल्यूशंस बनते हैं उसके अंदर टाइम स्पेसिफिकली आता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर टाइम स्पेसिफिकली नहीं आ रहा। ये अभी अगली स्लाइड्स में बातें और क्लियर होंगी जब इसके ग्राफ्स आप पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब बनता है। अच्छा, thus autonomous systems are not time dependent, they are not time dependent। time dependent का मतलब मैथमेटिकली ये बात जहन में रखिएगा कि आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिकली t नहीं आ रहा, यहाँ पे t नहीं आ रहा, I don't have a t वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, thus autonomous systems are not time dependent। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ इस चीज को। In order that the system be suitably well behaved, we assume throughout our discussion that the functions f and g together with their first partial derivatives del f by del x, del f by del y or del g by del x and del g by del y are all continuous over a suitable region of the xy plane। अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ताकि हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसके हायर डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, तो उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ये हम अपनी आसानी के लिए हमने ये अजम्पशन ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल फ्रेमवर्क आहिस्ता आहिस्ता इसका बिल्डअप कर रहे हैं कि जिन सिस्टम्स को हम पढ़ना चाह रहे हैं, और हम क्यों इन सिस्टम्स को पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत वाइडली अवेलेबल होते हैं और हम इन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करके और हायर सिस्टम्स के बारे में हम कुछ डिडक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, फेस प्लेन। अच्छा, फेस प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है, अब वो बात जो अभी मैंने आपको कही वो यहाँ पे दोबारा आ जाती है कि जी मतलब जो मैंने कहा कि जी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस टाइम पर नहीं है, किसकी नहीं है, वो डेरिवेटिव की नहीं है, जो dx by dt और dy by dt लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन क्या बनता है, ये मैं यहाँ बात पूरी एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर आगे ग्राफ्स भी हैं इसके। इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ अ वेट अ मिनट it is useful to think of a solution to the autonomous system 12.1 as a curve in the xy plane। Now I'll stop here, I'll draw all these things कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है dx by dt
मेरे पास लिखा हुआ है dx by dt is equal to fxy where f is a function, is a continuous function, and dy by dt is gxy. ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसके अंदर मतलब ये कि ये लेट्स सपोज अगर आपका आरएलसी सर्किट है तो उसके अंदर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है, और जिसके अंदर मतलब एक्स और वाई वोल्टेज और करंट है, और वहाँ पे उनके डेरिवेटिव्स में ले रहा हूँ, और मतलब किसी तरीके से वो इंडक्टर का या कैपेसिटर का वोल्टेज या करंट उससे रिलेट कर रहे हैं। तो ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। dx by dt, अच्छा व्हाट आई मीन टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरा क्या मतलब होता है कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये सब अंडरग्रेड में बहुत दफा आपने देखा होगा, लेकिन आदमी इसको इतनी गौर से नहीं देखता, तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। बाद लोगों को बहुत अच्छा आइडिया होता है इन चीज़ों का। सॉल्व आई मीन कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन मैं इसका बना लेता हूँ एक्स टी और वाई टी का, ये बिल्कुल जो है दीज आर द एनालिटिकल सॉल्यूशंस, आई कॉल देम एनालिटिकल सॉल्यूशंस। एनालिटिकल सॉल्यूशंस आपके पास हम एक और तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं ग्राफिकली। ये तो मतलब अगर आपका बहुत बेहतरीन नाइस इक्वेशंस हैं, आपने बहुत अच्छी मैथ्स उस पर अप्लाई की, और यू गेट द एनालिटिकल सॉल्यूशन या क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, और एक्स टी और वाई टी लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं एक और मेथड मतलब एक और चीज आपको समझाता हूँ कि वी हैव लेट्स सपोज द एक्स वाई प्लेन, मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, वी हैव द एक्स वाई प्लेन, और मेरे पास इस सिस्टम का मैं ये क्लेम करता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है, there are some trajectories, this magenta is a trajectory, or this xy plane, this is called the phase plane। और ये आपके पास क्या चीज है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री बेसिकली आपके पास जो है एक्स और वाई की जो ट्रेजेक्ट्री आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये एक पैरामीटराइज्ड कर्व है। पैरामीटराइज, देखो मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अभी इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये मैथ सही है, सिर्फ समझने के लिए। वो क्या कि जी मेरे पास एक्स टी जो सोल्यूशन आया, लेट सपोज मेरे पास आया कॉस टी, और मेरे पास वाई टी जो सोल्यूशन आया वो आया साइन टी, और लेट सपोज ये आगे भी आएगा भी मतलब इस तरह करके मतलब ई माइनस टी, लेकिन वो मैंने यहाँ नहीं लिख रहा। अब एक्स टी और वाई टी आपके पास, एक्स टी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड वाई टी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम, लेकिन ये जो प्लेन मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बनाया है, इसके अंदर आपके पास टी इज इम्प्लिसिट। हमारे कंट्रोल्स में बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे होते हैं, बाकी डिफरेंट फील्ड्स में भी डिफरेंटली ऐसे ग्राफ्स होंगे जिसके अंदर टी आपके पास इम्प्लिसिट पैरामीटर होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता। हमारे कंट्रोल्स में होते हैं ग्राफ्स इस तरह के। तो ये टी आपके पास इम्प्लिसिट पैरामीटर है इसके अंदर, और ये फेस प्लेन कहलाता है, जिसके अंदर एक्स और वाई हमने प्लॉट किए। तो आपके पास एट लेट सपोज, मैं इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ यहाँ पे कि जी मेरे पास ये पॉइंट है, ये मेरे पास था एक्स t1 कॉमा वाई t1, और ये सारे, दिस इज अ सोल्यूशन, जो मैजेंटा है इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या कि जी ये जो आपके पास एक्स वाई की जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है, इफ यू इंसर्ट इट बैक इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली आपके पास दिस डेरिवेटिव इज सैटिस्फाइड। किसी पॉइंट पे भी आपको बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लग रहे हो, मुझे आप रोक देना, आप पूछ लेना। मुझे उससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये फायदा होता है कि मुझे पता चल रहा होता है कि आप बैठे हुए भी हैं कि नहीं बैठे हुए। दूसरी बात ये कि भाई कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही चले जा रहा है। तो ये कि अगर बहुत कोई चीज ऐसी हो जो नहीं क्लियर हो रही हो, तो यू शुड स्टॉप मी और यू कैन आस्क मी। तो अभी तक हमने ये बात की कि ये हमारे पास जो मैजेंटा में मैंने ड्रॉ किया है ऑन द एक्स वाई प्लेन विच इज कॉल्ड द फेस प्लेन, जिसके अंदर टी आपके पास इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। उसका मतलब ये है कि मेरे पास जो एवरी पॉइंट ऑन द फेस प्लेन ऑन द एक्स वाई प्लेन इज अ सोल्यूशन, और आपके पास वो सोल्यूशन बेसिकली मसला उसमें ये होता है कि हमें टाइम का उसमें अंदाजा नहीं हो रहा होता, लेकिन ये है कि हमें ये पता होता है कि जी ये पॉइंट भी एक सोल्यूशन है, ये पॉइंट भी एक सोल्यूशन है, ये पॉइंट भी, दिस इज अ सोल्यूशन ट्रेजेक्ट्री, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये हम बाद में डिटरमिन करेंगे कि आपके पास सोल्यूशन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या सोल्यूशन इट इज स्पाइरलिंग इन टुवर्ड्स जीरो,
क्या ऐसा हो रहा है या बिल्कुल रिवर्स हो रहा है कि आपके पास स्पाइरल आउट हो रहा है और आपके पास वो चीज जो है ना, मैंने गलत एरो बना दी है यहाँ पे, क्या स्पाइरल इन हो रहा है या आपके पास स्पाइरल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो सब बिहेवियर्स हम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे है, क्या कुछ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फेस प्लेन का है। अब मैं इस पैराग्राफ को रीड करता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसको कंपेयर करता हूँ, ये जो बात मैंने सारी एक्सप्लेन की है। It is useful to think of a solution to the autonomous system 12.1 as a curve in the xy plane. तो ये this curve in the xy plane, जो magenta curve है, this is a solution. That is a solution of to equation 12.1 is a pair of parametric equations x is equal to xt and y is equal to yt. जो मैंने x is equal to cos t, x is equal to sin t लिख दिया, वो कहता है कि ये आपके पास जो है ना, ये parametric equations होंगी which are explicitly dependent on time, ठीक है, लेकिन जब आप कर्व प्लॉट करते हैं उसका फेस प्लेन पे तो टाइम इम्प्लिसिट हो जाता है वहां पे। उस डेरिवेटिव सेटिस्फाई द सिस्टम, ये इसने जुमला तो बहुत छोटा लिखा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है कि जो आपने इक्वेशंस डेवलप की हैं तो ये कि वो ओरिजिनल सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। द सॉल्यूशन कर्व whose coordinates are xt yt, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हर पॉइंट पे आपके पास ये कर्व, आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास हो गया, यहाँ पर x t 2, I think I'm writing a bit wrong, ये आपके पास हो गया x t2 y t2, ये आपका पॉइंट हो गया। इस तरह आपके पास डिफरेंट टाइम्स पे आपके पास डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स आएंगे। The solution curve whose coordinates are this are x t y t, s t varies over time is called a trajectory, path or orbit of the system. तो ये सारे लफ्ज जो है ना आपके पास synonyms for our mathematical framework, trajectory है, path है, या orbit है, ये सब एक ही बात है हमारे यहाँ। The xy plane is referred to as the face plane. It is convenient to think of a trajectory as the path of a moving particle, and we appeal to this idea throughout this chapter. वो कहता है कि ये मेरे पास x या y, this can be current and voltage, this can be two different currents, this can be two different voltages, these can be two different species, this can be temperature and pressure, ये कुछ भी हो सकता है x और y because they are the state variables. मगर लेट्स सपोज अगर हम मतलब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास हो सकता है कि आपके पास ये उसकी दो रीडिंग्स हो। सर ये एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम का डिफरेंस बता दें क्या होता है? देखो कौन है, फाज हो? नहीं सन्नान हो। अच्छा सन्नान, ठीक है ठीक है। एक मिनट में दोबारा एक दफा देखूं। अच्छा सिर्फ एक साहब है माशाल्लाह जिनका नाम अभी भी बिल्कुल गलत तरीके से आ रहा है कि नाम उनका सिर्फ नाम आ रहा है, क्योंकि अक्सरों का बिल्कुल सही हो गया कि पहले नंबर है उसके बाद वो है। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ क्योंकि 2 अटेंडेंस लेनी होती है और नॉर्मली मैं एक ही अटेंडेंस लेता हूँ, लेकिन ये है कि मैं ले लेता हूँ 2 अटेंडेंस। वेट अ मिनट, आज असल में एक बहुत हमारा बड़ा सानिया हो गया आज, मतलब जो मैंने आपको मैसेज भी किया था, गजनफर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था हमारा 7th सेमेस्टर का, बहुत ही जॉली, मैंने उसको पढ़ाया 2 कोर्सेज कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम, बेचारा जो उसका इंतकाल हो गया। मुझे तो ये जोहर के बाद पता चला, मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, बहुत तकलीफ दे बात, बहुत जवानी में बहुत अच्छा लड़का, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसके वालिदैन को सब्र दे, बहुत तकलीफ दे चीज़ है। तो मैं तो अभी बिल्कुल जोहर के बाद तकरीबन 1 घंटा उसी में था, बस अल्लाह आसानी करे। वेट अ मिनट, आमीन। बस हमको भी चले ही जाना है थोड़े ज़माने के बाद, लेकिन बहुत मतलब ये बेचारा टाइफाइड में 2 हफ्ते वहाँ पे ज़ियाउद्दीन में, अल्लाह ताला आफियत करे उसके घर वालिदैन के साथ खास तौर पे। आप लोग मुझे बता देना अगर आपका नाम इसमें नहीं है, ये क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो मैं 2 मतलब विंडोज़ के अंदर जो है ना, अगर किसी भी एक मतलब इमेज में आपका नाम है तो दैट्स फाइन, तो आपकी अटेंडेंस तो 1 लग जाती है कम से कम। अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर किसी में सर ये जो 12 सवाल एक दफा पूछो। जो ऑर्बिट जो बनता है हमेशा इस तरीके से बनेगा? असल में पता नहीं क्यों आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, पता नहीं आपके नेट का मसला मेरे नेट का। सर जी जी आप मुझे बताओ, एक काम करो, या फिर आप चैट विंडो पे लिखो, मैं वहाँ चैट विंडो पे रीड करता हूँ क्योंकि आवाज अभी बहुत डिस्टॉर्ट हुई। जिन साहब ने भी बात मुझे सन्नान की जो बात समझ में आई वो ये, वो पूछा था इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बता दें, और एक और बात पूछी थी उसने। देखो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब और भी कोई बात अगर आप में से हो, या फिर आप माइक ऑन करके पूछ लें या फिर आप चैट विंडो पे लिख के पूछ लें।
हम इम्प्लिसिट इसको कहते हैं कि जी अगर मेरे पास दिस इज द कर्व एंड दिस इज टाइम और मेरे पास इक्वेशन है, लेट सपोज माय इक्वेशन इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ t, तो मैं कहता हूं कि जी यहाँ पर टाइम पर एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस है, मतलब मैं एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर इस टाइम पर क्या वैल्यू है, t इज इक्वल टू लेट सपोज 3 सेकेंड्स पे, तो मुझे बताया जाएगा कि भाई ये वैल्यू है इसकी, लेट सपोज दिस इज y इज इक्वल टू साइन दिस इज y, तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, मुझसे कोई पूछता है अगर t इज इक्वल टू 21 सेकंड पे क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि जी ये वैल्यू है 21 सेकंड पे, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, दिस इज एक्सप्लिसिट, ये बिल्कुल एक्सप्लिसिटली आपके पास जो है ना वो वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब मैं इम्प्लिसिट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर चैट विंडो पे जिसने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो ये एक्सप्लिसिट हो गया, और इम्प्लिसिट का मतलब हमारे यहाँ ये होता है, जैसे अभी मैंने ये समझाया कि जी वो टी वेरिएबल आपके पास इक्वेशन में तो मौजूद होता है लेकिन प्लॉटिंग के अंदर वो नहीं आता, वो पैरामीटर होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास था कि जी मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू साइन टी, मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, शायद बाज लोगों के लिए बहुत ही ये बचकाना चीज हो, लेकिन ये कि भाई जिनको नहीं आता उनके लिए तो कम से कम उनका भला हो जाता है। एक्स वाई प्लेन है और मेरे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जी x is dependent, अच्छा सर, does the nature of the solution is always a helical path? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है मोहसिन, जो आपने सवाल पूछा है ये हेलिकल नहीं होता, ये मैंने वैसे ही बना दिया हेलिकल, इसके बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ये आप आगे देखोगे अभी। अच्छा, यहाँ पर हम इम्प्लिसिट किसको कहते हैं, हमारे पास x और y जो है ना आपके पास ये डिपेंड करते हैं, ये पैरामीटराइज्ड इक्वेशंस हैं, हम इसको कहते हैं दीज आर द पैरामीटराइज्ड इक्वेशंस एंड द पैरामीटर इज t। तो इसका मतलब मैं t को चेंज, मैं अगर आपको सिंपल प्रोग्रामिंग के लिहाज से समझा दूं ना तो मुझे लगता है शायद आप ज्यादा बेहतर समझ जाए। मैं प्रोग्रामिंग में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा t आप जनरेट करो 0.1 से लेके, मैटलैब का कोड लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी अक्सर उसमें रहती है कोडिंग, कि भाई टी आपने एक वेक्टर जनरेट कर दिया, फिर आपने x का एक पूरा वेक्टर जनरेट कर दिया, उसके सारे नंबर्स हो गए, फिर आपने y का एक वेक्टर पूरा जनरेट कर दिया। अब सीधी बात है, ये जो x और y आपने जनरेट किया है ये आपने इस इक्वेशन से जनरेट की है, और वो स्पेसिफिकली वो मतलब डिपेंड ही करती है टाइम पे, लेकिन जो जो ये वैल्यूज आ गई हैं, मैं काम ये करता हूं, मैं इन वैल्यूज को प्लॉट करता हूं, ये x, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ना इनको मैं मैटलैब में प्लॉट करता हूं। तो ये जो आपके पास, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक कर्व बना देता हूं कि जी ये एक कर्व बन गया, तो इसका जो पहला पॉइंट है, इस कर्व का जो पहला पॉइंट है वो आपके पास वो ये वाला पॉइंट है, इस कर्व का दूसरा वाला पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट है, इस कर्व का तीसरा वाला पॉइंट ये वाला पेयर है, ये पेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये पहला वाला जो आपके पास पेयर है वो आपके पास हो गया x1, वो आपके पास लेट सपोज हो गया x1, y1, और दूसरा आपके पास हो गया x2, y2, और तीसरा आपके पास पेयर हो गया x3, y3। इस तरह किसी जो मैं प्लॉट करता हूं ना, तो यहां पे टाइम जो है ना, टाइम इज इम्प्लिसिट इन दिस कर्व। क्या मतलब हुआ कि जी अगर मैं किसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे रख दूं और मैं बोलूं कि जी मुझे टाइम बता दो, तो मैं इस कर्व से देख के डायरेक्ट टाइम नहीं बता सकता, मुझे रिवर्स कुछ करना पड़ेगा कैलकुलेशन, उससे मुझे अंदाजा होगा कि यार ये जो आपके पास है ये आपके पास लेट सपोज ये यहाँ पे करके कुछ जो है ना यहाँ पे जा रहा होगा, और फिर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू टाइम की आपके पास ये बन रही होगी। ये मतलब होता है इम्प्लिसिट का। सन्नान, शायद तुम्हें कुछ समझ में आया हो ये चीज? जी सर, थैंक यू, समझ आ गई। ठीक है, और कोई बात आपको किसी को पूछनी है? बहरहाल दिस इज वेरी समथिंग वेरी बेसिक, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कम से कम चीज क्लियर हो जाए तो बड़ी बात है। अगर कोई और बात आपको पूछनी है तो आप माइक ऑन करके पूछ लें या फिर आप चैट विंडो पे लिख के पूछ लें। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज हो गई, नोट दैट एज द पार्टिकल मूव्स थ्रू द फेस प्लेन विद इंक्रीजिंग t, द डायरेक्शन इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट x y डिपेंड्स ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट्स x y एंड नॉट ऑन द टाइम ऑफ अराइवल। वो कहता है कि जी लेट सपोज अगर मैं इसी कर्व की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने शुरू किया था और मेरी मूवमेंट जो है ना वो आपके पास वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो वो कहता है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इसका ताल्लुक टाइम से नहीं है। मतलब टाइम से का मतलब ये है कि टाइम हो सकता है मिली सेकेंड हो सकता है माइक्रो सेकेंड हो सकता है 1 मिलियन ईयर्स हो टाइम। ये जो मूवमेंट है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे असल में। टाइम चाहे आप बढ़ा के उसको कुछ भी कर दें, लेकिन ये जो बिहेवियर जो ब्लू मैंने जो एरोज बनाए हैं ये सिस्टम की डायनेमिक्स पर डिपेंड करता है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये अगर इसके टाइम स्केल बहुत ज्यादा बड़ा कर दो या छोटा कर दो, ये चीज फिर भी यही रहेगी।
ये मतलब होता है यहाँ पे। वी मूव ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पहले भी गुजर चुका है लेकिन अब थोड़ा और इसको मतलब ये कि इन डेप्थ हम देखते हैं इस चीज को। if xy is a point in the phase plane for which fxy is equal to 0 and gxy is equal to 0, तो ये आपके पास बेसिकली fxy और gxy क्या चीज है, ये डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली। ये आपके पास dx by dt is equal to gxy and dy by dt मेरे हिसाब से वो f था और वो g है। अगर मैं सॉल्यूशंस के अंदर मतलब सॉल्यूशन स्पेस के अंदर मैं मौजूद हूं, मतलब अपने फेस प्लेन के अंदर मौजूद हूं और मेरे पास ये जो कंडीशंस जो है ना ये मीट कर जाती हैं, मतलब ये कि डेरिवेटिव उसका आपके पास जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे dx by dt which I can write as x dot and this I can write y dot is equal to 0। जब x dot और y dot आपके पास जीरो है तो इसका मतलब है there is no change, there is no change, when there is no change इसका मतलब है ना x इंक्रीज कर रहा है ना y इंक्रीज कर रहा है। तो फेस प्लेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहलाते हैं कि अगर आपके पास आप वहां बैठे हुए हैं तो यू विल रिमेन देयर फॉरएवर, यू कांट मूव बिकॉज द रेट ऑफ चेंज इज जीरो। ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रेजेक्टरी जो पाथ आपके पास बन रहा है, ये जो आपका पूरा कर्व है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके पास रेट ऑफ चेंज आपके पास एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ ना कुछ dx by dt और dy by dt एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास dx by dt और dy by dt आपके पास जीरो हो जाए, देयर इज नो रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब है कि देयर वोंट बी एनी मूवमेंट इन द सिस्टम और फेस प्लेन पे वो सिंपल आपके पास डॉट होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या चीज है। If xy is a point in the phase plane for which fxy is equal to 0 and gxy is equal to 0 simultaneously, then both the derivatives dx by dt and dy by dt are 0. Hence, there is no motion in either the x or the y direction, and the particle is stationary. वो रुका हुआ है अपनी जगह पे। Such a point is called the rest point or the equilibrium point of the system. Notice that whenever x naught y naught is a rest point of the system 12.1, the equation x is equal to x naught and y is equal to y naught gives a solution to the system। तो हमारे पास यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास dx by dt आपके पास जीरो हो जाए ये वाला और dy by dt आपके पास जीरो हो जाए, दैट इज fxy is equal to 0 हो जाए, gxy is equal to 0, तो वो आपके पास एक सिस्टम का सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे, उसको सेटिस्फाई करके देखेंगे भाई वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो आपके पास दैट इज अ सोल्यूशन टू द सिस्टम। सोल्यूशन टू द सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास वो जो ये सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। In fact, this constant solution is the only one passing through the point x naught y naught in the phase plane। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जो हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास है। The trajectory associated with this solution is simply the rest point x naught y naught, क्योंकि वो ट्रेजेक्टरी नहीं होती है, बेसिकली वो पॉइंट होता है क्योंकि you are standing at a point। A trajectory x is equal to xt and y is equal to yt is said to approach the rest point if xt goes to x naught and yt goes to y naught। मतलब मैं इसको ग्राफिकली एक दफा बना देता हूँ, st tends to infinity, कि ये क्या, इसका क्या मतलब, इस जुमले का क्या मतलब बनता है। मेरा फेस प्लेन है, लेट्स सपोज दिस इज द x and this is the y and this is my face plane, और लेट्स सपोज मेरे पास ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है मेरे पास, इक्विलिब्रियम, या मेरे पास रेस्ट पॉइंट है। तो मेरे पास जो ट्रेजेक्टरीज हैं, लेट्स सपोज आई स्टार्ट from here, this is x naught y naught which is a solution, और मैंने जो स्टार्ट किया यहाँ से, लेट्स सपोज मैंने स्टार्ट किया x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट से, और अगर मेरी ट्रेजेक्टरी इस तरफ मूव करके जा रही है, अप्रोच कर रही है उसको, तो ये यहाँ पे बात लिखी हुई है, ट्रेजेक्टरी x is equal to xt, this is the trajectory x is equal to xt and y is equal to yt is set to approach the rest point, is set to approach, ये आपके पास अप्रोच कर रही है इसको, if xt tends to, अब यहाँ पे तुम्हारे पास this is xt which tends to x naught as t tends to infinity, t लार्ज होता चला जाएगा, ये पार्टिकल आगे बाद मूव करता 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 आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ अप्रोच करता चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ अप्रोच करता चला जाएगा। सिमिलरली y की बात कह रहा है वो कि जी y आपके पास this yt
approaches y naught as t tends to infinity. In applications, it is of interest to see what happens to a trajectory when it comes near a rest point. तो अब अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स जिसके अंदर वो ट्रेजेक्टरीज को स्टडी करना चाह रहा होता है कि आगे बार रेस्ट पॉइंट के करीब, मतलब इक्विलिब्रियम के करीब अगर मैं शुरू करता हूं तो क्या होता है, क्या मतलब वो अप्रोच कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम को, या वो उससे दूर जा रहे होते हैं, या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इस तरह की चीज जो है ना, ये हम स्टडी करना चाहते हैं यहाँ पे। अब कुछ स्टेबिलिटी की डेफिनेशंस। The idea of stability is central to any discussion of the behavior of trajectories near a rest point. Roughly, the rest point x naught y naught is stable if any trajectory that starts close to the point stays close to it for all future times. तो हमारी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कोई इतना मैथमेटिकली डेंस नहीं है और ना हम मैथमेटिकली कोई हमने यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, वरना जो नॉन लीनियर सिस्टम्स का कोर्स में पढ़ाता हूँ उसके अंदर हम इसको पूरा फॉर्मुलेट करते हैं मैथमेटिकली कि एग्जैक्टली स्टेबिलिटी, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, मार्जिनल स्टेबिलिटी, ये मतलब ये इनका मतलब क्या होता है और मैथमेटिकली हम इनको किस तरह मतलब ये कि कवर करते हैं। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी इज सेंट्रल टू एनी, रफली द रेस्ट पॉइंट x naught y naught इज स्टेबल इफ एनी ट्रैजेक्टरी दैट स्टार्ट्स क्लोज टू द रेस्ट पॉइंट, क्लोज टू द पॉइंट, स्टेज क्लोज टू इट फॉर ऑल फ्यूचर टाइम्स। तो अगर आपके पास ट्रैजेक्टरी शुरू हुई, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको बनाऊं, ये मेरे पास एक चैट विंडो पे किसी ने कुछ पूछा है, सर रेस्ट पॉइंट इज द एंड पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन। नहीं 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 नहीं, रेस्ट पॉइंट का मतलब सिंपल यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उसने अपनी तरफ से ये लफ्ज यूज किया है, रेस्ट पॉइंट इज द सेम एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हमारे पास हमारी डेफिनेशंस के लिहाज से ये है कि रेट ऑफ चेंज मस्ट बी जीरो। हम इसको रेस्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो मैं आपको बनाना चाह रहा था, कोई बात पूछनी है? मोहसिन, आपकी आवाज तो अभी क्लियर नहीं है, अगर आप लिख दो मैसेज या आपका गलती से माइक ऑन हो गया तो अलग बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जी मेरे पास ये x हो गया, ये मेरे पास y हो गया, दिस इज एक्स वाई प्लेन। और यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ये कहता हूँ कि स्टेबिलिटी को मैं किस तरह डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट सपोज मेरा जो है ना वो x नॉट y नॉट, हाइपोथेटिकली दिस वाज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट और द रेस्ट पॉइंट ऑफ माय सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे ये स्टेबलाइज होता है। तो वो यहाँ पर वो कहता है कि जी बाय डेफिनेशन कि जी इफ आई स्टार्ट, ये मैं कहता हूं कि जी ये क्लोज नेबरहुड है उसका, दिस इज अ क्लोज नेबरहुड। हम ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास आपने यहां से स्टार्ट किया और आप इसके करीब ही रहे, आपका सोल्यूशन इसके ट्रैजेक्टरी इसके करीब ही रहा, दूर नहीं गया इससे, तो हम कहते हैं ये सिस्टम स्टेबल है। लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज आपने स्टार्ट किया समवेयर विद इन दिस एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट मूव्स अवे, तो हम इसको अनस्टेबल कहते हैं। और ये मेरे पास स्टेबल हो गया। और मेरे पास ये यूनिट बॉल है, लेकिन हम अभी उस बॉल और उसकी मैथ्स और उसको कुछ भी नहीं जा रहे। भाई हमारे पास एक बेसिक चीज है कि जी अगर इफ आई स्टे नियर, if my trajectory stays near the equilibrium point, which is the green point, this is the equilibrium point, then my system is stable. अगली डेफिनेशन जो और थोड़ी मतलब उसमें मतलब ये कि स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है इसकी, it is asymptotically stable if it is stable and if any trajectory that starts close to x naught y naught approaches that point st tends to infinity। मतलब ये तो सिंपल स्टेबल है। इसकी अगली डेफिनेशन ये है कि जी अगर आपके पास इफ द ट्रैजेक्टरी इफ इट टेंड्स टू x naught y naught, मैं एक और डायग्राम बना दूं ताकि ज्यादा क्लटरिंग ना हो यहाँ पे। कि जी मेरे पास ये एक नॉट अ गुड कलर, कोई और कलर ले लो। और मेरे पास यहाँ पर एक मैं कहता हूँ कि जी माय इक्विलिब्रियम पॉइंट वाज x naught y naught and this is x and this is y, the face plane,
और द एक्स वाई प्लेन। और ये कि मैं कहता हूँ कि माई ट्रेजेक्ट्री इफ इट स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, एनी इनिशियल पॉइंट, with the passage of time it somehow approaches this x naught y naught as t tends to infinity. My trajectory approaches the equilibrium point. अगर ये कंडीशन मीट कर जाती है then my system is asymptotically stable. तो कोई भी ट्रेजेक्ट्री कहीं से भी आपके पास शुरू हो रही हो और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास यहाँ से शुरू हुई और आगे अप्रोच कर रही है, या कोई और ट्रेजेक्ट्री आपके पास है, तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट जो आपके पास है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है. तो वी हैव दिस वन एंड वी हैव दिस वन. नाउ द थर्ड वन. ये सारी डेफिनेशंस हम इन रियल प्रैक्टिस देखेंगे जब प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होंगे. if it is not stable, the rest point is said to be unstable. मतलब अगर ये वाली आपके पास जो कंडीशन जो पहले वाले मैंने एक्सप्लेन की, you have the brown behavior, कि आपके पास वो दूर हटता जा रहा है, आपकी ट्रेजेक्ट्री जो है, तो वो आपके पास स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है. These notions will be clarified when we examine specific modeling applications later in the chapter. Our goal here is to have a language with which to discuss qualitatively our differential equations model. तो मतलब ये कि हम ये कैसे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है. तो हमारे पास हो गया स्टेबल हो गया, एक एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो गया, एक अनस्टेबल हो गया, और भी होते हैं इसके अलावा, लेकिन जितना उसने अभी डिस्कस किया मैं उतना ही आपको बताता हूँ. इट इज़ नॉट आवर इंटेंशन टू स्टडी द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेबिलिटी. इसके लिए जो है ना, मतलब ये नॉन लीनियर सिस्टम्स के अंदर मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो वाकई में डेंस मैथ्स है, वो इतनी सिंपल मैथ्स नहीं है. तो इट इज़ नॉट आवर इंटेंट टू स्टडी द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेबिलिटी which would require a greater mathematical precision than we have presented here. वो इतनी simple नहीं होती है, उसके अंदर बहुत genuine मतलब definitions है, theorems है, proofs है. अच्छा, important properties of the system. The following results are useful in investigating solutions to the autonomous system. अब ये जितने भी results लिखे हुए हैं, they are without proof, क्योंकि इसका proof जो है ना, उसके अंदर पूरे 2-2, 2.5 घंटे लगते हैं. We offer these results without proof. There is at most one trajectory through any point in the phase plane. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं बना रहा था, आप देखें मैंने बहुत मतलब ये कि यहाँ पे इसको इंटेलिजेंटली ड्रॉ कर रहा था कि यहाँ पे मैं कभी भी ये नहीं करता कि आपके पास दो ट्रेजेक्ट्रीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, या आपके पास दो ट्रेजेक्ट्रीज सेम पॉइंट आपके पास जो है ना उनका इनिशियल सेम पॉइंट हो और फिर वो दो अलग पाथ्स पे जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. मतलब क्या कि ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. एक मिनट ठहरे, मैं यहाँ पे एक बना के आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ. कि जी दो ट्रेजेक्ट्रीज हैं. लेट सपोज मेरे पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है x नॉट कॉमा y नॉट, और मेरे पास एक ट्रेजेक्ट्री ये शुरू हुई और ये यूं करके जा रही है, और मेरे पास जो है ना, मैंने कहा जी मेरे पास एक दूसरी ट्रेजेक्ट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. दिस इज लेट सपोज x1 y1 एंड दिस इज अनदर ट्रेजेक्ट्री x2 कॉमा y2, द इनिशियल पॉइंट, और ये वो आपके पास यूं करके जा रही है. This is an impossible situation. Impossible situation in the phase plane. The trajectories they can't intersect. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता इसमें. फिर there at most one trajectory through any point in the phase plane. तो ये जो बात मैंने नंबर 1 की, वो यही बात की है कि आपके पास ये जो एक पॉइंट था फेस प्लेन में, इससे सिर्फ एक ट्रेजेक्ट्री गुजर सकती है. यहाँ पे दो गुजर रही हैं, ब्लू भी और ग्रे भी, सिर्फ एक गुजर सकती है, दो नहीं गुजर सकती. पहला पॉइंट ये हो गया. A trajectory that starts at a point other than a rest point cannot reach a rest point in a finite amount of time. A very important property, you cannot actually approach x naught y naught. There is the asymptotic behavior. अगर मैं टाइम डोमेन के लिहाज से आपको समझाऊं तो दिस इज टाइम, और मैं कहता हूं कि जी ये मेरे पास सैचुरेशन की वैल्यू है और माय कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. I tend to approach the asymptote, but I actually never reach this asymptote. मैं कभी भी पहुंच नहीं सकता उस पे. तो आपके पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो ये नंबर 2 वाला कॉन्सेप्ट है, वो ये चीज है. A trajectory that starts at a point other than a rest point cannot reach a rest point in a finite amount of time. मतलब क्या
अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊं और उस पर मैं ये कहूं, आई हैव दिस ग्राफ, ये क्या मसला है कि जी मेरे पास ये रेस्ट पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस इज माय रेस्ट पॉइंट, द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ माय सिस्टम। तो ये नहीं हो सकता अगर मैं कहीं से शुरू करूं और मैं आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच करता 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 मैं टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम बढ़ रहा हूं कि मैं एक ऐसा वक्त आए कि मैं एक्चुअली इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाऊं। ये कभी नहीं हो सकता। ऑलवेज xt will tend towards x naught and yt will tend towards y naught as t approaches infinity. ये कभी भी नहीं हो सकता। दिस मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस कैन नेवर हैपन कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट। ये कभी नहीं हो सकता। ये उस वक्त हो सकता है जब मैं शुरू ही मेरी इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट और वाई नॉट हो, जब मैंने शुरू ही अपने आप को जो है ना, मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम से शुरू किया तो मैं वहां बैठा रहूंगा। लेकिन अगर मैं उसके अलावा कहीं से शुरू किया ना तो मैं कभी भी उसको एग्जैक्टली रीच नहीं कर सकता। आई विल ऑलवेज अप्रोच टूवर्ड्स इट। आई होप कि कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये कि यहाँ पे कोई मैथ्स नहीं है। नंबर 3, no trajectory can cross itself unless it is a closed curve. If it is a closed curve, it is a periodic solution. वो कहता है कि ट्रैजेक्टरी अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब क्या है कि जी आपके पास यहाँ पर अगर कोई ट्रैजेक्टरी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहा चलो यार ऐसा बना देते हैं। The trajectory cannot cross. The trajectory cannot cross. Cannot cross. लेकिन उसने यहाँ पर एक जुमला लिखा है, वो बिल्कुल एक दिस इज अ होल न्यू ब्रांच ऑफ स्टेबिलिटी। ये बिल्कुल एक अलग चीज है। वो आपके पास क्या, अनलेस इट इज अ क्लोज कर्व, इफ इट इज अ क्लोज कर्व इट इज अ पीरियोडिक सोल्यूशन। ये उस वक्त पॉसिबल है कि अगर वो आपके पास पीरियोडिक सोल्यूशन हो जाए, यानी जैसे सिस्टम आपके पास ऑसिलेशंस में चला जाए। इसकी आगे हम अभी एग्जांपल देखेंगे। मतलब क्या कि जी अगर मेरे पास ऐसा सिस्टम है और उसके फेस प्लेन पे मैंने ये देखा कि आपके पास इस तरह की ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। मतलब मेरे पास ये लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, और मेरे जो कर्व्स बने हुए हैं वो इस तरह करके कर्व्स बने हुए हैं। मैं 2-3 कर्व्स बना देता हूं फिर उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉट अ गुड कर्व, लेकिन बहरहाल और भी बुरा हो गया ये तो आपके पास सिलेक्ट किया इसको, ठीक है। ये अभी शायद नहीं हो रहा। ये जो है ना, बस ये कि असल में ये मल्टीपल आपके पास मैं बनाना चाह रहा था कि ये आपके पास एक सोल्यूशन कर्व हो गया और दूसरा आपके पास सोल्यूशन कर्व आपके पास ये वाला हो गया। ये कट नहीं कर सकते। ये मैं थोड़ा बेहतर बनाना चाह रहा था लेकिन आई थिंक आई कांट ड्रॉ इट। तो मतलब ये इससे स्टेंसिल से नहीं कर सकता, मैं इसी से बना देता हूँ। सेकंड आपके पास कर्व आपके पास ये वाला है और थर्ड आपके पास कर्व आपके पास वो ये वाला कर्व है और फोर्थ आपके पास ये वाला कर्व है। ये आपके पास फेस प्लेन पे आपके पास ये ट्रेजेक्टरीज बनी हुई हैं। इन ट्रेजेक्टरीज का मतलब ये होता है कि अगर आप योर पार्टिकल इज स्टार्टिंग हियर, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग फॉरएवर। तो इट विल कीप ऑन रोटेटिंग फॉरएवर का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो टाइम डोमेन के अंदर बनता है वो ये वाला बनता है कि इफ दिस इज टाइम एंड दिस इज माय ट्रेजेक्टरी xt, तो आई हैव अ साइनसॉइडल बिहेवियर, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। तो इस तरह करके चीज बनेगी। अगर आपके पास ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज बन जाती हैं और ऐसी ट्रेजेक्टरीज बन जाती हैं जो समथिंग लाइक दिस, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है फॉर नंबर 3। तो अगर कोई बात यहां तक पूछनी है तो आप पूछ लें। अल्लाह करे आप लोग बैठे हुए हों। मतलब एक चीज ज्यादा जो मतलब प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए ऑनलाइन के अंदर होती है कि बैठ के लैपटॉप को देख के बोलते रहो, कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं, या कोई बैठा हुआ भी है कि नहीं बैठा हुआ है। जी पूछें सर बैठे में सारे बैठे हमारे पास। पूछें। सर ये पूछा था, सपोज अगर दो डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज हैं वो तो आपस में क्रॉस कर जाएंगी ना? नहीं, कभी नहीं करेंगी। यही तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जी आपके पास दो ट्रेजेक्टरीज दो डिफरेंट इनिशियल पॉइंट से आपने शुरू की। ये वाली पहली वाली ट्रेजेक्टरी x1 y1 से थी
दूसरी x2 y2 से थी, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट इन द फेस प्लेन। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये मैथमेटिकल प्रूफ्स ठीक है एग्जिस्ट सर। करते हैं इसके। वो इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरीज पे मूव करेंगे पार्टिकल्स, और आपके पास वो या फिर उसको रीच करेंगे इक्विलिब्रियम को, या फिर उसको रीच नहीं करेंगे। ठीक है, ये ठीक बात है तो सर। सर एक ही अच्छा सिस्टम की आगे होती ये है। आखिरी स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं असर से पहले, लेकिन असर की नमाज असल में मेरे पास 5:15 है, तो अभी मैं 15 मिनट है, तो मैं और अभी लेक्चर 4 शुरू कर देता हूँ, और फिर असर के बाद फिर देखेंगे बाकी। लेकिन ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ, इम्प्लीकेशंस क्या है, क्योंकि फिर लेक्चर 4 के अंदर फिर वो एग्जाम्पल शुरू हो जाती है। द सर इम्प्लीकेशन आगे किसी पॉइंट के ऊपर आप वो आएगा एक्सप्लेनेशन इस चीज की, वो जो आपने कहा था कि कोई भी सिस्टम अपने आइडियल स्टेबिलिटी पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं जा सकता। हाँ, वो यहाँ पर आएगा असल में, ये इनाम, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आगे जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं सारी, तो अब जैसे ये वाला ग्राफ है जो कि अभी तो मैं नहीं समझा सकता, बट इसके अंदर ये है कि आपके पास ये दो लाइंस जो है ना, दे आर ट्राइंग टू रीच द इक्विलिब्रियम, but they cannot actually stand on the equilibrium if they are not if they have not been started from the equilibrium। ये असल मसले जो है ना, जैसे ये चीज है, मतलब ये वैसी ग्राफ्स हैं जो आगे सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक जी है सर, मेरे बस वो पास एक कंफ्यूजन थी, जब वो आएगा इंशाल्लाह फिर समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, तो वो चीज है कि ये जो ग्राफ अगर आप समझो ना, एक सेकंड ठहरो, मैंने जो ये बनाया था, वेयर इज दैट, ये वाला ग्राफ इन टाइम डोमेन, ये टाइम डोमेन के अंदर हमारे पास, लेट सपोज, अब पता नहीं शायद मैं आपको और कंफ्यूज ना कर दूं, क्योंकि ये मेरे लिए तो ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन असल में बाज़ समझने वाले के लिए, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को सुबह से रात देख रहा होता हूँ, तो बाज़ मेरे लिए बहुत सिंप्लीफाइड होती हैं। अगर आपके पास सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टी, इट्स नॉट अ गुड थिंग, 1 माइनस ई माइनस टी, ये कर्व है मेरे पास ना, तो इसको जब भी आप इसको सॉल्व कर लो, नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ टी यू इंसर्ट हियर, यू विल गेट सम नंबर, यू विल गेट सम नंबर हियर। मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट जीरो आपके पास आ जाए, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे हमारी अजान शुरू हुई है, मैं थोड़ा सा अजान का जवाब दे दूं बस। बस मैं यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ये आगे और आपको क्लियर हो जाएगी कि ये चीज जो है ना, असल में सी टी इट विल नेवर अप्रोच 1, और ये आपके पास जो है, मतलब ये नंबर जो है ना आपके पास जितना भी छोटा हो जाए ये वाला, लेकिन दिस सी टी, मतलब जो आउटपुट है सिस्टम का, वो कभी भी 1 को रीच नहीं करेगा। ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता है, इसको हम एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी कहते हैं, और ये आपके पास एक्चुअल बिहेवियर सिस्टम्स का ऐसा ही होता है। अच्छा, हम ये आखिरी स्लाइड कर लेते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज, जो 3 प्रॉपर्टीज डिफरेंशियल, ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की हमने पढ़ी, इसकी क्या इसका मतलब क्या बनता है, और हमारे लिए इसका क्या फायदा है, नुकसान है, या हमारे लिए क्या एडवांटेज है इसका। द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज आर दैट फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट that is not a rest point, the resulting motion will move along the same trajectory regardless of the starting time। वो कहता है कि जी आपके पास, अगर मैं स्टार्टिंग टाइम को आपके पास कहीं भी चेंज कर दूं, कुछ भी चेंज कर दूं, लेकिन ये कि मेरे पास उसी ट्रेजेक्टरी पे मूव करेगा, अगर मेरे पास इनिशियल पॉइंट वहां है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब क्या कि जी अगर मेरे पास ये इनिशियल पॉइंट था और मैं इस ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रहा था, तो आपके पास नो मैटर व्हाट द टाइम इज, I'll move on the same trajectory, I'll move on the same trajectory। ठीक है,
और कैन नॉट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट अनलेस द मोशन इज पीरियोडिक। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे पास अगर मैं यहाँ से मूव करता करता आगे की तरफ बढ़ गया हूँ तो मैं यहाँ से रिटर्न करना शुरू हो जाऊँ और मैं पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाऊँ अनलेस एंड अनटिल मेरा पीरियोडिक सोल्यूशन है। अगर पीरियोडिक सोल्यूशन है तो वहां पर ये पॉसिबल होता है कि मैं वापस उसी ट्रेजेक्टरी पे मूव करूं। जैसे ये एक पीरियोडिक सोल्यूशन है कि जी मैंने यहाँ से शुरू किया x1, y1 से और मेरे पास आई एम मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो मैं थोड़ी टाइम के बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 1 मिलियन ईयर्स के बाद या आफ्टर 1 नैनो सेकेंड मैं वापस x1, y1 पर आ जाऊंगा। मेरा पीरियोडिक सोल्यूशन है। लेकिन ये सिर्फ पीरियोडिक के अंदर होता है, बाकी हर एक में नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया कैन नॉट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट अनलेस द मोशन इज पीरियोडिक। दो बातें हो गई। तीसरा कैन नेवर क्रॉस अनदर ट्रेजेक्टरी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। और कैन ओनली अप्रोच नेवर रीच अ रेस्ट पॉइंट। अभी मैंने बात बताई, दोबारा भी ये बात कि आपके पास कभी भी एग्जैक्टली उस पे नहीं पहुंच सकता है, ये अप्रोच करेगा उसको। वी स्टार्ट विद दिस लेक्चर 4। अच्छा, मैथमेटिकल मेथड्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हो गया ये। अब एग्जैक्ट एक एग्जांपल है ना, मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे बात शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर सिस्टम। पहले अपनी जिंदगी आसान बिल्कुल, एक लीनियर सिस्टम की हम बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। मुझे नहीं लगता ये सिर से पहले ये मतलब जितना भी 10 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा आपको समझा दूंगा, फिर बाद में और एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे। अच्छा, उसने बात ही बिल्कुल रिवर्स शुरू की है, क्योंकि ये आपका कोई अंडर ग्रेड का कोर्स तो नहीं है। मतलब मैं यहाँ समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। उसने बात बिल्कुल रिवर्स शुरू की है। द पेयर ऑफ फंक्शंस सॉल्व द लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम्स। मतलब क्या कि अगर मैं अपने अंडरग्रेड के डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स को देखूं तो वहां पे मुझे ये जरूर सिखाया गया था कि अगर मेरे पास ये चीज है, इसको सॉल्व करके मैं ये कैसे बना सकता हूं। तो दिस इज एन एनालिटिकल सॉल्यूशन, या जिसको हम क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन कहते हैं। मैं इस कोर्स में ये टेक्निक्स नहीं पढ़ा रहा, ये अंडरग्रेड का टॉपिक होता है, सब ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होती हैं। दिस इज क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, इसका क्या मतलब बनता है इस पूरी चीज का, इन पहले दो फंक्शंस को। कि जी ओरिजिनल आपके पास ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मॉडलिंग हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से की जाती है। मॉडलिंग कभी एनालिटिकल सॉल्यूशन से नहीं की जाती है। मॉडलिंग आपके पास रेट ऑफ चेंज से की जाती है कि जी मेरे आईसी के अंदर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, या मेरा जो पूरा एक हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है, या मेरे पास आईएनएस है उसके अंदर मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो मैं रेट ऑफ चेंज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंजीनियरिंग एंड अदर सिस्टम्स एज वेल, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, जिसका मुझे नहीं जानता, मैं उस एरिया का नहीं हूँ। लेकिन रेट ऑफ चेंज से मॉडलिंग की जाती है। तो मेरे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने मॉडलिंग की। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द मॉडल ऑफ द सिस्टम, मॉडल ऑफ द सिस्टम। अब मुझे क्या चाहिए, अगर किसी तरीके से मैंने एनालिटिकल सॉल्यूशन बना दिया तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर बात शुरू की कि जी मेरे पास आई हैव द मॉडल ऑफ द सिस्टम, आई हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी तरीके से मेरे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन आ गया जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट कर दिया, x is equal to e minus t sin t और y is equal to e minus t cos t। सर एक क्वेश्चन है पीछे वाली स्लाइड से, कर लूं अभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीछे स्लाइड पे चला जाता हूँ, 1 सेकंड ठहरे। लेक्चर 3 में जी सर ये हाँ सर ये पीरियोडिक जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है जी जी तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के यानी वो अप्रोच करता है उससे, तो ये नहीं 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 सिस्टम नहीं जो है वो नहीं हमारे पास नहीं स्टेबल नहीं कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ये अप्रोच नहीं करता इक्विलिब्रियम पॉइंट को। ये तो आगे ये मतलब अनस्टेबल एक ट्रेजेक्टरी के अंदर मूव करता रहता है ये। मतलब लेट्स सपोज कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास यहाँ पर है ना, तो ये उसके अराउंड जो है ना आपके पास, ये एक पीरियोडिक मोशन के अंदर मूव करता रहेगा, बस ये घूमता रहेगा अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये ना उसको तो अप्रोच ये अनस्टेबल हुआ सर, जाएगा। तो ये अनस्टेबल कहलाएगा सर? नहीं, ये मार्जिनली स्टेबल कहलाता है। सर ये बेसिकली अगर अनस्टेबल होगा तो सर फिर तो ये पॉइंट से दूर जाएगा ना, ये तो उसके इर्द गिर्द दिस घूम इज मार्जिनली स्टेबल। जी। सर ये अनस्टेबल ऑसिलेशन कहलाएगी ना, कि ये दूर चला जाता, दिस इज अनस्टेबल। और अगर ये उसके करीब मूव कर जाता तो ये स्टेबल या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होता। अगर ये उसी पे मूव कर रहा है तो देन दिस इज मार्जिनली स्टेबल, उसी पे मूव किया जा रहा है। मतलब अगर आप में से जिसके अगर अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो, अगर थोड़ा सा मैं अगर इसको थोड़ा डाइग्रेस करूं टॉपिक से, तो आपके पास लेप्लास प्लेन पे अगर आपके पास पोल्स अगर आपके पास जो है ना जे ओमेगा पर आ जाए तो ये वो कंडीशन है बेसिकली। सर एक सवाल So था, this is center.
मतलब ये सेंटर कहलाता है असल में। नहीं, आप लोग पूछे सवाल जो पूछे हैं, मतलब ये कि हाँ बिलाल। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोगों ने जो प्रीवियस हमारा कोर्स था लीनियर सिस्टम्स वाला, हाँ हाँ, तो वहाँ हम लोग आइगन वैल्यूज से बताते थे कि भाई सिस्टम की क्या स्टेबिलिटी का एक इस मिनट, वक्त है। असल में बिलाल वहां पे नॉन लीनियर सिस्टम को हम जी, लीनियराइज लीनियर में कन्वर्ट करते थे, हम उसको जैकोबियन वगैरह लीनियराइज करके। करके फिर उसके बाद जब हमारे पास ए मैट्रिक्स आता था x डॉट जी इज जी इक्वल टू ए एक्स में, इसकी फिर हम आइगन वैल्यूज देखते थे, जी जी उस आइगन जी, वैल्यूज बिल्कुल पे हम बिल्कुल डिसीजन करते थे। ये पूरा बिल्कुल मैकेनिज्म जो है बिल्कुल। ना, मतलब ये मैकेनिज्म ये उस वक्त है जब आप सिस्टम को लीनियराइज कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम अच्छा, को लीनियराइज नहीं कर रहे, जो कि यहाँ पे भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया बिल्कुल, कि एक्चुअल सही, सिस्टम आपके पास है, फिर आप क्या करेंगे, तो वो ये बातें कर रहा है यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। ऑल अबाउट लीनियर सिस्टम अच्छा, थ्योरी, जो पुराना कोर्स था, ठीक है। यस सर। और पूछे, और किसी कोई बात पूछनी है अगर, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू। वी हैव 5 मिनट्स मोर अभी जो है ना, मतलब ब्रेक से पहले, तो मैं कम से कम जितना भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सका आपको मैं वो करता हूँ। तो ये मेरे पास जो ग्रीन में हाईलाइट किया, दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज एनालिटिकल सोल्यूशन, जो कोई टेक्निक्स अप्लाई करके मैंने बनाया है। ये एक्चुअल मॉडल है मेरा। अच्छा, फेस प्लेन अब यहाँ पर क्या होगा वो आगे अभी आएगा, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे थोड़ी बहुत बात समझा दूं। फेस प्लेन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जी ये मेरे पास एक्स हो गया, ये मेरे पास वाई हो गया, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ये विच इज कॉल्ड द फेस प्लेन, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर अब जो ट्रेजेक्ट्रीज मैं प्लॉट करूंगा ना, वो इन दो फंक्शन से, अगर मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ लेट सपोज, और मैं कहता हूँ जी इसका फेस प्लेन बनाओ, तो कैसे बनाओगे? आप करेंगे कि जी जो टी की वैल्यू है यहाँ पर, ये जो टाइम की, ये टाइम और ये टाइम, ये सारा का सारा जो है ना, मतलब आप इससे नंबर्स जनरेट करेंगे एक्स और वाई के। जब वो नंबर्स जनरेट हो जाएंगे, उनको फिर आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे, वो आपको ट्रेजेक्ट्रीज फिर मिलेंगी, वो फेस प्लेन कहलाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली प्लॉट कर दूं एक्स टी को, मैं आपको डायरेक्ट प्लॉट करके भी दिखाता हूँ कि जी अगर आपके पास लेट सपोज हो गया एक्स टी इज इक्वल टू ई माइनस टी साइन टी, ये बहुत बेसिक फंक्शन है। अगर आप इसको प्लॉट करो, दिस इज टाइम, और मेरे पास क्या होगा, मेरे पास साइन वेव ये होती है, और मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है वो डिकेइंग फंक्शन, वो कुछ इस तरह करके फंक्शन होता है। तो रिजल्टिंग मेरे पास जो चीज बनेगी, वो आपके पास कुछ इस तरह करके बन जाएगी। नॉट अ वेरी गुड ड्राइंग। टाइम तो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स टी बन जाएगा, वेयर टाइम इज एक्सप्लिसिट। लेकिन मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ आपके पास फेस प्लेन को, मैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। ये एक्स टी की ट्रेजेक्ट्री बनेगी, इसी तरह वाई टी की ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी कॉस के साथ। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि ये सोल्यूशन क्या चीज होती है, और अगर मॉडल आपके सर पास इसका क्या चीज होती स्पाइरल आएगा ना फेस पोर्ट्रेट। है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्या बोला, ये आखिरी बात मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह। दे आर रेडली वेरीफाइड। What is verified? This solution x or y, they are readily verified to be the solution by differentiating x and y and showing that the differential equations in the system are satisfied. तो एक बहुत आसान सा मेथड है कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि जी मेरे पास वाकई में ये जो आगे पास लिखा हुआ है एक्स टी इज इक्वल टू ई माइनस टी साइन टी, क्या ये वाकई में सोल्यूशन है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाऊंगा और मैं उसको सॉल्व करूंगा। मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। तो क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है ये? Let me go through this one. D by dt of e minus t sin t. सर ये वाई में कॉस नहीं। एक सेकंड, ठहर जाओ, डेंजर टाइम हो गया, अजान हमारी मस्जिद में अब शुरू हो गई, इधर करीब वाली मस्जिद में। मैं माइक ऑफ करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ बस। सर ये वाई के साथ कॉस था।
अच्छा, यहाँ पर ये बात जो मैंने प्रूफ की यहाँ पे, ये बहुत सिंपल मैथ से आपने इसको देख लिया होगा कि जी मेरे पास मैंने ये प्रूफ किया कि एक्स टी वाई टी उसका डेरिवेटिव लिया और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में डाला, तो मैंने पूरा प्रूफ किया यहाँ पे कि जी आपके पास ये जो है ना एग्जैक्ट सोल्यूशन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये तो रिवर्स मेथड है प्रूफ करने का कि भाई आपके पास वाकई में डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये उसका सोल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, अब मैं ब्रेक ले लेता हूँ कि आगे की चीज फिर जो है ना मतलब ये फिर मैं आके समझाता हूँ इंशाल्लाह नमाज के बाद। ईमेल एड्रेस और फिर मैं उस पर शेयर कर दूंगा दोबारा। ये तो पहले मैंने सबसे ईमेल एड्रेसेस मंगवाए थे। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि ये कि कम से कम वेयर इज मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ अटेंडेंस फॉर द सेकंड क्लास, अटेंडेंस फॉर द सेकंड सेशन। सो ये मेरे पास हो गई। Is this one? रहीम अहमद ये कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, होपफुली ये जो है ना ठीक है। लेट मी टेक द अटेंडेंस। अरे मुझे आप लोग बता देना अगर आप लोगों का इसमें नाम नहीं हो तो आप इसमें ज़रूर मुझे मेंशन कर दीजिएगा। एक मिनट, ये इब्राहिम जो है ना इनका मेरे हिसाब से नहीं आया, तो मैं ये अटेंडेंस दोबारा ले लेता हूँ। ओ ही इज अगेन नॉट देयर। ठीक है, आप मुझे बस इसमें और टाइम फिर वेस्ट होगा। मेरे 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है 19, दैट्स फाइन। चैट विंडो पे आई गॉट डिस्कनेक्टेड ड्यूरिंग ब्रेक, ठीक है कोई मसला नहीं इब्राहिम, लेकिन आप अभी भी दोबारा भी नहीं है मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। जो बात अभी तक चल रही थी थोड़ा सा मैं उसको रिव्यू कर दूं। हमने बस ये बात देखी थी यहाँ पे, ये हमारे पास मॉडल है सिस्टम का और ये मेरे पास जो है ना उसका सॉल्यूशन है। और मैंने ये प्रूफ किया यहाँ पे कि जी ये सॉल्यूशन को मैं वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देता हूँ तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये मेरे पास एक जेन्युइन सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो सॉल्यूशन किस तरह मैंने ऑब्टेन किया है ये यहाँ पे टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, ये अंडरग्रेड की चीज़ है, वो आप लोग किसी भी बुक से देख सकते हैं, बेसिक बुक से। हमारा यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस करना। अच्छा, उसके बाद उसने यहाँ पे जो सेकंड आपके पास चीज़ की, उसने जो आपके पास सेकंड आपके पास सोल्यूशन था मतलब y वाला बेसिकली, तो y वाला रख के उसने y इज इक्वल टू e माइनस टी कॉस टी, जब उसका उसने डेरिवेटिव लिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ही गॉट दिस थिंग व्हिच व्हेन रिप्लेस्ड यू विल गेट माइनस y माइनस x। तो माइनस y माइनस x आपके पास ये चीज आ गई सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास ये पहली वाली मैंने प्रूव कर दी थी, सेकंड वाली उसने बुक में दी हुई है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नहीं, ब्लैक हो गई। हाँ ये ब्लैंक है सर, ब्लैक हुई मेरे सिस्टम ये क्लियर हो गया। तो ये क्या हमारे पास आप लोगों को मतलब ये कि स्क्रीन विजिबल है सबको? जी जी विजिबल है। ठीक है, जी सर, विजिबल है। ये आपके पास सेकंड आपके पास इक्वेशन हो गई, उसका प्रूफ हो गया, पहले वाले का मैंने कर दिया था। अब वो कहता है कि चलो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि दिस इज द सॉल्यूशन और व्हिच आई कैन प्लॉट इन द फेस प्लेन और आई कैन जनरेट द ट्रेजेक्टरीज। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैंने इनको यहाँ पे प्लॉट कर दिया किसी तरह तो मेरे पास ट्रेजेक्टरीज आ जाएंगी, वो अभी हम उसकी बात नहीं करते। जो यहाँ पे वो पहली बात कह रहा है वो कह रहा है कि लेट मी डिस्कस द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, कि वो क्या हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या हैं, उसके बाद ट्रेजेक्टरीज की वो बात करता है। अब मैं दोबारा उस कॉन्सेप्ट की तरफ जाता हूँ कि जी हमारे पास रेस्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। वो पॉइंट होता है जहाँ हमारे पास dx बाई dt, हमारे पास dy बाई dt, ये हमारे पास सारे जीरो हो जाते हैं, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं। तो मैं इन वाली इक्वेशंस को देखता हूँ, इन इक्वेशंस के अंदर क्या है। वो कहता है कि जब dx बाई dt और dy बाई dt ये दोनों जीरो आपके पास हो जाते हैं, तो वो आपके पास कब है? when x is equal to y is equal to 0. Let me quickly show you this. वो कैसे है? मेरे पास इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई, सॉल्व इट हेयर। तो आपके पास यहाँ पे फाइंडिंग द, एक मिनट मेरा सा स्क्रीन थोड़ा सा, हाँ, फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट।
dx by dt is equal to 0, which implies that 0 is equal to minus x plus y. Therefore x is equal to y, और आपके पास dy by dt is equal to 0, which implies minus x minus y, और x is equal to minus y. अब मेरे पास ये मेरे पास कंडीशन आती है कि जी मेरे पास x is equal to y और x is equal to minus y, ये मेरे पास इक्वेशंस आती हैं, और वो ये कहता है कि मेरे पास ये सिस्टम के रेस्ट पॉइंट्स हैं, ये सिस्टम के रेस्ट पॉइंट्स हैं. मैं इनको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ. पहले जो बुक कह रही है मैं वो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना वो कहता है कि इफ साइमल्टेनियसली dx by dt and dy by dt are 0, मतलब ये दोनों अगर आपके पास 0 हो गए तो आपके पास कहता है कि x is equal to y is equal to 0, thus the origin is the only rest point of the system. और उसके बाद फिर वो फेस पोर्ट्रेट्स बनाता है. वो कहता है कि जी मेरे पास रेस्ट पॉइंट क्या चीज है कि मेरे पास dx by dt भी 0 हो गया और मेरे पास dy by dt भी 0 हो गया. अच्छा, मेरे पास ये दो इक्वेशंस आई. आप में से कौन बता सकता है कि मैं कैसे डिराइव कर सकता हूं मेरा रेस्ट पॉइंट कैसे होगा? कौन बताएगा? आप में से बहुत सिंपल आंसर है इसका. या फिर एक काम करता हूं, मैं पूछता हूं कि आप में से बैठा हुआ कौन है पहले, तो ये मुझे अंदाजा हो. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल नहीं है. स्टार्टिंग फ्रॉम पता नहीं कौन कौन है यहाँ पे, किधर है? मोहम्मद मोहसिन, इनाम, इब्राहिम, सिद्रा, राय मोहम्मद. अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम राय मोहम्मद दानिश. आप बैठे हुए हो क्या? यस सर. कुछ समझ में आया? ये यहाँ बात मैंने ये लिखी है कि भाई x इक्वल टू y x इक्वल टू माइनस y पे मैंने बात छोड़ दी. आगे बुक वाला कहता है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इज द ओनली इक्विलिब्रियम पॉइंट. यस सर. क्या कह सकते हो? होमोजेनियस सॉल्यूशन जैसे निकालते हैं क्या चीज? सर, होमोजेनियस सॉल्यूशन जैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट टू 0 करके. वो देखो ये एक बहुत सिंपल चीज है. ये आपके पास हो गई x इज इक्वल टू y, और ये आपके पास हो गई x इज इक्वल टू माइनस y. मैंने गलत डायग्राम बनाया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे होना चाहिए था. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास है विच इज 0,0, दिस इज द ओनली इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द सिस्टम. बस और कुछ भी नहीं. बात आंसर आपका सही है कि हम उस तरह करके निकालेंगे. तो दिस इज द ओनली इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द सिस्टम. जब मैंने इनको सॉल्व किया साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, आई गेट दिस थिंग. अब मुझे इसके बिहेवियर को एनालाइज करना. आई होप आप में से सबको समझ में बात आ गई होगी. ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी. यस सर. अच्छा आगे चलते हैं. वो कहता है कि जी यहाँ तक तो हमारी बात होगी, जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आप हमारी बात हो गई आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की. हम आगे चलते हैं. दस द ओरिजिन इज द ओनली इक्विलिब्रियम पॉइंट, रेस्ट पॉइंट ऑफ द सिस्टम. अब अगली बात कहता है नाउ. अब ये बिकॉज के बाद जो कहता है बिल्कुल अलग कहानी है. यहाँ पे वो ये करना चाह रहा है, ही इज प्लॉटिंग द फेस पोर्ट्रेट. दिस इज अ टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स. बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ये वन ऑफ द टेक्निक्स है, प्लॉटिंग द फेस पोर्ट्रेट. बाद जगह इतना ब्यूटीफुल आगे प्लॉट्स बन जाते हैं, और इसे जानबूझ के ये प्रॉब्लम सिलेक्ट की है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है ना. बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके पास जो है ना वो इतना मतलब ये कि खूबसूरत इक्वेशन नहीं बनती है. उसने क्या कहा यहाँ पे, अब गौर से इसको समझें. उसने ये बात कही है, उसने एक इक्वेशन लिखी बिकॉज. ये जो बिकॉज है ना, इसके ऊपर हेडिंग लगनी चाहिए थी प्लॉटिंग द फेस पोर्ट्रेट, लेकिन उसने डायरेक्ट बिकॉज करके आगे बात लिख दी. उसने कहा कि जी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई आपके पास क्या है? आपके पास सॉल्यूशंस है. सॉल्यूशन किसके हैं? इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हैं. वो आपके पास है. अच्छा आज मेरा ये जूम नहीं चल रहा है मेरा उससे इसे. अगर e माइनस टी साइन टी और e माइनस टी कॉस टी है, तो मेरे पास यहां पर ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो e माइनस टी साइन टी का होल स्क्वायर प्लस e माइनस टी कॉस टी का होल स्क्वायर. ये आपके पास क्या हो गया? e माइनस टू टी साइन स्क्वायर टी प्लस e माइनस टू टी कॉस स्क्वायर टी. e माइनस टू टी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी is 1 is equal to e माइनस टू टी. यहां पे उसने क्या चीज डिराइव की? उसने कहा कि जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस टू टी. अगर मैं अपनी अंडर ग्रेड की मैथ्स पे चला जाऊं, या इवन मतलब ये मतलब ए लेवल्स और मतलब ये इंटर एफएससी लेवल की,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मुझे पता है, इट्स अ सर्कल इन 2D। और आपके पास अगर मैं r को वेरी करना शुरू करूं, ये मेरे पास लेट्स सपोज दिस इज r1 और मेरे पास दिस इज अनदर सर्कल, दिस इज r2। लेकिन अगर मैंने यहां पर एक वेरिएबल रेडियस रख दिया, वेरिएबल रेडियस which is dying radius, which is dying with time, which is dying with time, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे कि जी मेरे पास अगर ये फेस पोर्ट्रेट है और उसके अंदर मेरे पास पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, माय एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, मैं जहां से ट्रेजेक्टरी स्टार्ट की, व्हेन आई एम मूविंग, हर पॉइंट पे मेरे पास मेरा जो है ना वो रेडियस सर्कल का कम होता चला जा रहा है, कम होते जाए और एक वक्त आएगा जीरो हो जाएगा। नहीं होगा जीरो। ये इंपॉर्टेंट Deep बात तो पहुंचेगा। पिछली स्लाइड थी, वो जीरो। सर 70% ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू रहता है ना। अरे यार एफाज, एक तो तुम भी सही छक्का मारते हो बीच में भाई, वो टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, वो आता है यहाँ पे, लेकिन इस तरह नहीं आता है, वो अलग चीज है बिल्कुल। अच्छा मतलब यहाँ पर, तकरीबन वैसे ही। अरे यार एक मिनट एफाज रुक जाओ, फिर मैं उस टॉपिक पे शुरू होऊंगा, फिर उस पर 10 मिनट लग जाएंगे, ठहर जाओ। अभी जो सिंपल बात हो रही है कि जी मैं फेस पोर्ट्रेट बनाना चाह रहा हूँ, मैं फेस पोर्ट्रेट बनाना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सिंपल यहाँ पर ही आया कि मैंने अपने सॉल्यूशंस को देख के मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया और उससे मैंने रिलेशन ड्राइव किया जो e-2t पर आ गया, और मेरे पास ये रिलेशन मेरे पास बना। मैं इस रिलेशन को देख के कह सकता हूं कि मेरा फेस पोर्ट्रेट मैं किसी भी पॉइंट से अगर शुरू करूं तो आई एम दिस इज स्पाइरलिंग डाउन टुवर्ड्स द ओरिजिन, दिस इज स्पाइरलिंग डाउन बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर e-2t। ये डाइंग सर्कल है, अ सर्कल विद अ रिड्यूसिंग डिक्रीजिंग रेडियस, ये वो कॉन्सेप्ट है। तो मुझे यहां से ये अंदाजा हुआ each trajectory is a circular spiral of decreasing radius। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं डिफरेंट xi से शुरू करूंगा तो मेरा डिफरेंट जो है ना स्पाइरल बनता चला जाएगा, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। मैं अगर एक और यहां से शुरू करता हूं अंदर से कहीं से, तो वो यहां पे कुछ बनता चला जाएगा। तो ये चीज है कि अब मैं यहां लिख देता हूं कि डिफरेंट इनिशियल पॉइंट्स, दीज आर डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर होती हैं, डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस ऑफ माय सिस्टम। ये आगे जब पॉपुलेशन ग्रोथ या फाइनेंशियल मॉडल या वो जो आपके पास सारे आ रहे थे जो डाइजॉक्सिन, तो उसके अंदर फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स कि जो डिफरेंट इनिशियल आपके पास डोज होगी, इनिशियल पॉपुलेशन होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, तो डिफरेंट बिहेवियर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस ऑफ माय सिस्टम। अच्छा मैं कहां तक पहुंचा था, मैं बात कर रहा था फेस प्लेन्स की, फेस पोर्ट्रेट्स की। यहां पर ये चीज कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Each trajectory is a circular spiral of decreasing radius around and approaching the origin as t approaches plus infinity. Therefore 0 0 is an asymptotically stable rest point. Asymptotically stable क्यों है? क्योंकि everyone is approaching. Remember this word, approaching the rest point, the equilibrium point. A typical trajectory to the system starting from initial point. अच्छा यहाँ पे इस नोटेशन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसका मतलब है टाइम t is equal to 0, which everyone understands, और ये मतलब आपके पास है उसकी इनिशियल वैल्यू x नॉट एंड y नॉट इज द इनिशियल वैल्यू इन द फेस प्लेन इज शोन इन फिगर 12.1। तो ये वही फिगर है जो मैंने आपको अभी ड्रॉ किया, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आई स्पाइरल अराउंड द रेस्ट पॉइंट 0 0 फॉर द सिस्टम। ये ओरिजिनल सिस्टम है, उसका बिहेवियर ये है कि आप कहीं से भी शुरू करेंगे, यू विल डाई डाउन एंड यू विल स्पाइरल टुवर्ड्स द ओरिजिन। एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर सिस्टम, इसको हम डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं लगता आज हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे भाई, हमारे पास जो है ना 15-20 मिनट में जितनी मेरी हिम्मत हुई मैं जितना मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और वरना फिर इसको अगली दफा देखेंगे। अगर आज कंप्लीट हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। मुझे असल में असाइनमेंट और वो भी आपको देनी है, और अब मुझे पता नहीं है यूनिवर्सिटी रिज्यूम कब करती है, क्योंकि हम लोगों को मिड टर्म्स के बाद हमारे पास अंडर ग्रेड के बच्चों का जो है ना उनका तो हमें लैब्स कंडक्ट करवानी है, तो उनके जितने क्विजेज हैं वो तो मेरा प्लान ये है कि यूनिवर्सिटी में मैं कंडक्ट करूं, लेकिन आप लोगों का तो क्विज असाइनमेंट्स मुझे लगता है कि वो सब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो वो मैं देखता हूँ कि पहले असाइनमेंट आप लोगों का कोई डिजाइन करके आप लोगों को दे दूं, उसके बाद फिर इंडिविजुअल वाइवा लूं या क्या करूं, जिससे मुझे आइडिया हो कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की।
अच्छा, एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली जो एग्जांपल थी दैट वाज अ लीनियर सिस्टम, दैट वाज अ लीनियर सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ लीनियर सिस्टम। और जो दूसरी एग्जांपल है इट्स अ नॉन लीनियर सिस्टम। जो नॉन लीनियर सिस्टम हमारे पास हो गया, वो क्या हमारे पास सिस्टम है, दोबारा इसने वही अप्रोच फॉलो किया। आप देखें, अ वेरी सिंपल सिस्टम, लेकिन द सॉल्यूशन इज नॉट सो सिंपल। ये मेरे पास मैंने मॉडल डेवलप किया था, दिस वाज माय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल। और ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। द एनालिटिकल solution of this system, of the nonlinear system, of the nonlinear autonomous system। autonomous क्यों है? क्योंकि टाइम नहीं आ रहा। अगर किसी तरीके से मैंने यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई कर दिया होता, या यहाँ पे e माइनस टी होता, कुछ भी होता, तो ये ऑटोनॉमस नहीं रहते, ठीक है, ये नॉन ऑटोनॉमस बन जाता, लेकिन अभी ये ऑटोनॉमस है। तो मेरे भाई ये सिस्टम्स हो गए, ये उसका रिजल्ट है, ये उसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब वो कहते हैं अब मुझे एग्जैक्टली वही सारे काम करने जो पहले किए, मुझे इसका जो है ना, मतलब पहले तो ये प्रूफ करेगा कि जी ये सॉल्यूशन वाकई में डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है। उसके बाद फिर इसके स्टेशनरी पॉइंट्स यानी इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट, रेस्ट पॉइंट्स निकालेगा, और फिर इसके फेस पोर्ट्रेट्स बनाने की कोशिश करेगा। ये दोनों एग्जांपल इसने बहुत अच्छी तरीके से चूज की थी ताकि इसके फेस पोर्ट्रेट बहुत सिंपल तरीके से बन सकें। फेस पोर्ट्रेट बनाने के और भी मेथड होते हैं। अच्छा, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। दीज रिजल्ट, सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स, कि जी मतलब ये कि लेट मी राइट हियर वेरिफिकेशन ऑफ द एनालिटिकल सॉल्यूशन। अच्छा, ये सॉल्यूशन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू a माइनस a, ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक कोसिकेंट है, ठीक है, ये कॉश CH आपके पास हो गया, कोसिकेंट हाइपरबोलिक कोसिकेंट AT। जिस तरह आपके पास यू हैव साइन, cos, tan, and then you have cosecant, then you have secant and you have cot। तो मतलब ये सिंपल रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ, सबको आपको पता होंगे। हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कॉस, हाइपरबोलिक टैन, हाइपरबोलिक कोसिकेंट, हाइपरबोलिक सीकेंट एंड हाइपरबोलिक कोटेंजेंट। इसके बाद इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है आपके पास ये CSCH ऑफ द एंगल थीटा, और बाकी तो सब आपके पास सिंपल लिखे हुए हैं। मतलब ये आगे कॉट हो गया, ये आपके पास सीकेंट हो गया, ये साइन हो गया, ये कोसाइन हो गया, ये टैन, हाइपरबोलिक टैन हो गया। तो मैंने कहा था कि नोटेशन क्लियर हो जाए ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस ए कोसिकेंट हाइपरबोलिक कोसिकेंट 80, और इसी तरह माइनस ए कोटेंजेंट हाइपरबोलिक कोटेंजेंट 80, और x इज इक्वल टू a कोसिकेंट हाइपरबोलिक कोसिकेंट 80, और y इज इक्वल टू माइनस ए कोटेंजेंट हाइपरबोलिक कोटेंजेंट 80, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास जो है ना साइंस के साथ जो है ना ये पूरा इसका प्लेन बनता है, पूरा सॉल्यूशन सेट है इसका ये, ठीक है। जिस तरह ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सेट है वो इसका सॉल्यूशन सेट है। तो पहले तो मैंने सॉल्यूशन समझा दिया। सबसे पहली बात, आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज द एनालिटिकल सॉल्यूशन सैटिस्फाइज 12.4। पहला काम ये करना है। तो हमारे पास क्या चीज है, इट्स ऑल बेसिक मैथ्स। कि आपके पास dx by dt, so what is x? X comes from here, which is minus a CSCH hyperbolic cosecant 80 is what? इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो what I should get x into y। अच्छा, ये कि यहीं पे इसको जो है ना सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे बस सही है, ठीक है। कॉस के अंदर और साइन के अंदर जो है ना आदमी घूमता रहे इसमें, ठीक है। दीस रिजल्ट्स आर वेरीफाइड। तो ये आपके पास ये हो गया जो पहली इक्वेशन में वेरीफाई कर रहा था, इज दिस वन। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या हो गया कि ये जो हाइपरबोलिक कोसिकेंट है CSCH जो आपके पास है, इसका आपके पास जो डेरिवेटिव आया इट इज दिस वन। और आपके पास चेन रूल अप्लाई हुआ
तो a आपके पास बाहर चला गया, तो आपके पास यू गेट माइनस ए स्क्वायर, तो इट इज दिस वन। और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास ये हो गया यहाँ पर कि माइनस ए के साथ CSCH AT, और आपके पास फिर a के साथ कोटेंजेंट हाइपरबोलिक AT, और एक आपके पास हो जाएगा ये माइनस x, एक हो गया x और एक हो गया आपके पास y। साइंस को मैं भी देख लेता हूं, x इंटू वाई हो गया, और क्या अजम्पशन थी मेरी, अच्छा दोनों नेगेटिव है। अच्छा एक सेकंड ठहरो, क्योंकि असल में यहाँ पे साइंस का बहुत मसला है। आप इसको भी ये मैं इसको देख रहा हूँ अभी, लेट्स सपोज, तो x आपके पास पॉजिटिव है, y आपके पास नेगेटिव है, तो x आपके पास पॉजिटिव हो गया और y आपके पास नेगेटिव हो गया, यू गेट दिस नेगेटिव साइन है, दिस पॉजिटिव साइन है, तो दिस इज एक्स वाई। तो मैंने यहाँ प्रूफ किया सिंपल कि dx बाई dt इज इक्वल टू एक्स वाई। इस तरह करके आप बाकी भी प्रूफ कर सकते हो। ये जो आपके पास रिलेशनशिप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये पहला मैंने प्रूफ कर दिया सिंपल। अच्छा अगली बात जो है ये तो इसकी हो गई कि जी मैं सोल्यूशन को प्रूफ कैसे करता हूँ। ये सोल्यूशन गिवन है, दिस इज गिवन, ये आपको डिराइव नहीं करना, लेकिन ये जस्टिफिकेशन कि भाई ये वाकई में इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है, तो वो किस तरह करेंगे, वो डेरिवेटिव से करेंगे। अगली बात, अब यहाँ पर जो है ना एग्जैक्टली वही चीज आ गई जो पहले उसने फेस पोर्ट्रेट्स को वो बना रहा था। अब वो जो फेस पोर्ट्रेट्स को बना रहा है वो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास जो है वो आपके पास ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और फिर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो आपके पास यू हैव दिस प्रॉपर्टी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये वो एग्जैक्टली हाइपरबोलिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वो इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पे वो रिजल्ट अपने ड्राइव करता है। वो कैसे ड्राइव करता है, वो यहाँ पर ये चीज है कि जी मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कैसे है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि वाई मेरे पास यहाँ पर है लेट्स सपोज माइनस ए कॉट AT माइनस ए कॉट HAT स्क्वायर माइनस और ए कोसिकेंट AT ए CSCH AT का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास दिस इज ए स्क्वायर कॉमन लिया और कॉट HAT माइनस कोसिकेंट CSCH स्क्वायर AT ए स्क्वायर, दिस इज 1। तो उसने देयरफॉर माय इक्वेशन, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत आइडियलाइज्ड कंडीशन उसने ली है, हर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, यहाँ समझाने के लिए उसने लिया है। मैं आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ, इस पूरी बात को यहाँ पे समझाता हूँ, फिर अगली दफा मैं यहीं से बात शुरू करूंगा, क्योंकि मतलब आई एम रियली टायर्ड, मतलब ये इतनी सारी चीजें जो चलती हैं ये सब यहाँ। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो आपको पूछना हो 10-15 मिनट जितना वो आप पूछ लेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ अभी। वो कहते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज अ हाइपरबोला। जिस तरह पहले वो सर्कल था ना, ये एक हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला आपके पास जो है, ये आपके पास कैसा हाइपरबोला है, ये आपके पास वेट अ मिनट एवरीथिंग शट डाउन। ये जो आपके पास हाइपरबोला है वो ये हाइपरबोला है। ये मेरे पास फेस पोर्ट्रेट्स हैं, और ये जो हाइपरबोला मैंने बनाया है वो ये हाइपरबोला है, वो इस तरह का हाइपरबोला है। हम बाद में एनालाइज करेंगे और बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां पर अभी सिर्फ ये चीज है कि ये एक हाइपरबोला है, और ये कर्व्स मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास फेस पोर्ट्रेट्स के अंदर ये मेरे पास ये कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा बाकी लाइंस आपके पास जो है, बाकी लाइंस आप कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, बाकी लाइंस कौन सी, आपके पास एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन आपके पास ये वाली हो गई, ऑरेंज लाइन, द मैजेंटा लाइन एंड द ऑरेंज लाइन। ये दो कर्व्स, क्योंकि ये हाइपरबोला का पार्ट नहीं है, ये दो कर्व्स मेरे पास ये कैसे आ रहे हैं, ये दो कर्व्स मेरे पास जो आ रहे हैं, ये दो कर्व्स मेरे पास the function pairs 12.2 and 12.3 represents upper and lower branches of the hyperbola
displayed in figure 12.2. तो आपके पास ये फिगर 12.2 हो गई। उसके अंदर मैंने जो ब्लू मार्क कर दिया तो ये आपके पास ये हाइपरबोला के अपर और लोअर पार्ट्स हैं। जो मैजेंटा और ऑरेंज लाइंस हैं दे आर आल्सो द सॉल्यूशंस। वो क्या हैं? वो ये चीज है, द स्ट्रेट हाफ लाइंस y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x आर आल्सो सॉल्यूशंस टू द सिस्टम्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ ये अच्छा एक काम बहुत जबरदस्त यहाँ पे हो सकता है। वेट अ मिनट, दिस इज द क्विज फॉर टुडे, जो मैं वैसे आमतौर पे कभी नहीं लेता, लेकिन अभी इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट। ये आप हर एक मुझे सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप करो जरा, ताकि एक तो मुझे अंदाजा हो जाएगा आप कितने मेंटली प्रेजेंट थे। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ सर। कौन ड्राइव? अच्छा नदीम साहब है, कोई मसला नहीं, आप ड्राइव करें, कोई मसला नहीं है। सर बाकी लोग जितने भी है ना वो तो क्विज सॉल्व करके मुझे दें। I'll repeat my question. मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अल्लाह करे कि आप लोग सॉल्व कर सकें। देखो मैंने क्या काम किया है, मैंने कहा ये सॉल्यूशन है, समझो गौर से, और फिर मुझे अभी सब इंडिविजुअल प्राइवेट विंडो पे व्हाट्सएप करना, और सिंपल जो है ना एक पेज पे, उससे ज्यादा नहीं। ये क्या चीज है कि जी ये सॉल्यूशन है और ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने कोई मेथड से, जो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा मेथड है, ये सिंपल डेरिवेटिव्स का मेथड है, जिससे मैंने प्रूव किया कि जी ये मेरे पास जो सॉल्यूशन है ये वाकई में इसका सॉल्यूशन है। ये मैंने प्रूव किया है, ठीक है। और वो फिर मैंने एक मेथड से ये बता दिया कि हाइपरबोला बनता है, और हाइपरबोला या मैंने ब्लू में प्लॉट भी कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे ये जो ऑरेंज लाइन है और मैजेंटा लाइन है, ये भी सॉल्यूशन है इसके। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये मैजेंटा लाइन जो है ये है x इज इक्वल टू y, और ये ऑरेंज लाइन है y इज इक्वल टू माइनस x, मतलब जो भी सिंपल, इसको भी आप y इज इक्वल टू x लिख लो। हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस ऑरेंज लाइन एंड द मैजेंटा लाइन इज आल्सो अ सॉल्यूशन टू द सिस्टम? इसका जवाब मुझे आप मैथमेटिकली प्रूफ करके मुझे जो है ना व्हाट्सएप कर दे 6:15 बजे तक। द स्ट्रेट हाफ लाइंस आर आल्सो सॉल्यूशन टू द सिस्टम 12.4। तो 12.4 आपके पास ये गिवन है, जो येलो में मैंने हाईलाइट कर दिया। तो बेस्ट ऑफ लक विद योर क्विज, करो इसको बैठ के और करो मुझे 6:15 तक। बस 6:15 भी बहुत टाइम है, 6:10 भी बहुत है। एक काम करो, बस 6:10 तक मुझे करो। मैं वीडियो तो एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और डिस्कशन हम व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ लेगा, अगली दफा भी हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है।